हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन डीएमईआर महाराष्ट्र के फ्यू ओल्ड पेपर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं ये अपकमिंग जो डीएमईआर महाराष्ट्र का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ना कि ओनली डीएमईआर, ओनली नर्सिंग के जो सिलेबस है जहाँ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यही क्वेश्चन आपने अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस में भी आपने देखे होंगे, उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए और इसी एमसीक्यू क्लासेस को जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए। अगर आप किरोशा एकेडमी पे न्यू हैं तो आप ये जो वीडियो है अगर आपको अगर पॉसिबल तो ये लिंक जो है आपके फ्रेंड्स तक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन सब बेनिफिट उठा सके किरोशा एकेडमी का। माई सेल्फ कृतेश पाटीदार, एमएससी नर्सिंग इन एमएसएन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, विदाउट देरी कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फटाफट से रीड आउट करके आंसर कीजिए कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। आई होप आपको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। इज इट क्लियर फॉर यू? इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से रीड आउट करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द क्लाइंट एडमिटेड विथ एंजाइना is given a prescription for NTG, that is the nitroglycerin. The client should be instructed to, अगर एंजाइना है उस पेशेंट को, डायग्नोज कर दी गई है एंजाइना और उसको एंजाइना वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर ने क्या? एंटीजी। प्रिस्क्रिप्शन कौन करता है? फिजिशियन। तो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया एंटीजी। अब एंटीजी प्रिस्क्राइब करने के बाद क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए रिगार्डिंग टू द ड्रग? चलिए ऑप्शन ए, रिप्लेनिश हिज सप्लाई एवरी 3 मंथ। तो आपका जो ओल्ड स्टॉक होगा उसको एवरी 3 मंथ आपको रिप्लेस कीजिए। ऑप्शन बी, टेक 1 एवरी 15 मिनट फॉर पेन अकर इफ चेस्ट पेन अकर। तो उसको एवरी 15 मिनट एक पिल लेनी चाहिए। बी, लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल। उस मेडिकेशन को हमेशा ब्राउन बॉटल पे रखना चाहिए। ऑप्शन डी, क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विद द वाटर। इस मेडिकेशन को क्रश करना है और वाटर के साथ लेना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से आंसर को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। नाइट्रोग्लिसरीन आपने एंजाइना पेक्टोरिस सुना होगा, सेकेंड ईयर आपके जब बीएससी नर्सिंग की स्टडी कर रहे होंगे तब आपने कार्डियक डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करी होगी। तो एंजाइना से रिलेटेड है। एंजाइना में अगर एंटीजी देते हैं तो एंटीजी का मेन पर्पस क्या होता है एंजाइना में? तो आप बताओगे सर वेजोडाइलेटर। क्या होता है? डायलेटर, वेजोडाइलेटर। और ये वेसल को डायलेट कर लेता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो सप्लाई प्रॉपर हो जाती है और आपका चेस्ट पेन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दैट इज द क्वाइट सिंपल, यहाँ पे इसका इंटेंशन ये था। अब एंटीजी से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो आपका रूट पूछ रहे हैं, रूट पे इंपॉर्टेंट है ये कौन? सबलिंगुअल। कौन से रूट से देना चाहिए? सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल में क्या टैबलेट को चीव करते हैं? टैबलेट को चीव करते हैं क्या? तो नो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि इसमें बताया सर क्रश कर दो मेडिकेशन और उसके बाद दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, एंटीजी इसे नहीं दे सकते। दूसरी चीज ऑप्शन ए था रिप्लेनिश द सप्लाई एवरी 3 मंथ। हाँ, एंटीजी का क्या होता है? एक्सपायरी डेट नियर बाय होता है, इसलिए एवरी 3 मंथ की बजाय 6 मंथ, उसको 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 6 मंथ होता तो उसकी प्रायोरिटी बन सकती थी, लेकिन ये 3 मंथ पूछा गया है तो नहीं है। इसलिए हमेशा एंटीजी का स्टॉक ऑलमोस्ट 6 मंथ के दायरे में लेके करते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी जल्दी होती है। ऑप्शन डी, सी, बी इज द टेक 1 एवरी 15 मिनट ऑफ द पेन अकर। एंटीजी में ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम आप 3 पिल लेते हैं, आप सबने सुना होगा है ना। जब एक पिल ली सबलिंगुअली, आप वेट करना है 5 मिनट तक, अगर चेस्ट पेन रिलीव हो गया ठीक है। नेक्स्ट पिल ली, फिर वेट करना है 5 मिनट तक, अगर चेस्ट पेन ठीक हो गया, नहीं हुआ, फिर से एक पिल ले सकते हो। मैक्सिमम 3 पिल्स। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। एट होम अगर आप पिल ले रहे हो एंटीजी की सबलिंगुअली तो एक ही एंटीजी की टैबलेट लेनी है सबलिंगुअली। अगर आपका पेन ठीक नहीं होता है तो आपको फिजिशियंस को इन्फॉर्म करना है, लेकिन एक हॉस्पिटल हो तो मैक्सिमम 3 पिल आप फिजिशियंस के अंडर सुपरविजन पे देते हैं, नहीं तो फिर आगे एडवांस ट्रीटमेंट की ओर सोचा जाता है। अब इसके लिए तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, 5 मिनट में लेते हैं ना कि 15 मिनट। एंड
सी इज द लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बोतल। तो हमेशा ध्यान रखना एंटीजी की जो मेडिकेशन होती है डार्क ब्राउन बोतल में होती है, काले कलर के बोतल में होती है, ताकि वो क्या हो जाए, एक्सपोजर सनलाइट के एक्सपोजर में ना पड़े और ये इफेक्टिव रह सके। तो ये आपका लाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए डार्क ब्राउन में करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चीज, एंटीजी को और कौन रूट से देते हैं? तो क्या स्प्रे रूट से देते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्या ट्रांसडर्मल पैचेस से देते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्या ऑइंटमेंट से देते हैं? तो हाँ दे सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा जब भी ऑइंटमेंट से दो तो ये एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ग्लव्स पहन के देना है। ऐसा नहीं आपने उंगली उठाई और ऑइंटमेंट लिया और आपने अप्लाई कर लिया, नहीं। इससे क्या होगा, वो तो आपका क्या होगा, इनक्शन से अप्लाई करोगे, है ना, ठीक है। ऑइंटमेंट तो इनक्शन रूट कौन सा है? तो इनक्शन, ये तो आप सबको पता है, यस ओके पता है। तो अब आप इनक्शन करोगे तो आप पेशेंट को तो एंटीजी ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हो, साथ साथ आपके फिंगर पे भी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ। आपके फिंगर पे भी स्किन है कि नहीं है? हाँ स्किन है, तो वो वहां से भी एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। तो आपको भी हाइपोटेंशन वेज़ोडाइलेशन का इफेक्ट होने का चांसेस है कि है? हाँ है। इसलिए हमेशा ग्लव्स पहन के अप्लाई करनी, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब भी एंटीजी आप अप्लाई करते हो, जब भी एंटीजी पैचेस अप्लाई करते हो तो कहां पे अप्लाई करने हैं? एंटीजी के पैचेस अप्लाई करते हो तो कहां पे अप्लाई करना है? तो आप याद रखना नॉन हेयरी पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन हेयरी पार्ट। और जो ऑइंटमेंट के बारे में बताया था, अगर नेक्स्ट डे ऑइंटमेंट लगा रहे हो तो प्रीवियस डे का ऑइंटमेंट क्लीन करके लगाइए। दूसरी चीज, वो जो ऑइंटमेंट लगा रहे हो, वो जो आपके क्या डिफेब लगाने के लिए जो पैड होते हैं, पैड लगाने के एरिया पे अवॉइड करना है, नहीं तो वहां पे स्किन बर्न हो सकती है। जब भी आपका क्या करे, डिफेब करने की अगर पेशेंट को जरूरत पड़ी तो वो एरिया आपको चेस्ट में अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीजी को आईवी रूट से दे सकते हैं, हाँ एंटीजी को आईवी रूट से देते हैं। दूसरी चीज, जब एंटीजी देते हैं तो क्या करना चाहिए? ट्रांसडर्मल जो पैचेस लगाते हैं तो क्या करना होता है? यूजुअली 10 to 14 आवर तक क्या होता है, 10 to 14 आवर तक पैचेस लगा के रखने हैं, और रात के या दिन के जो भी नेक्स्ट 12 आवर है, 10 to 12 आवर, वहां पे पैचेस रिमूव करना है। वहां पे पैचेस नहीं लगा रहना है, तो इतना गैप आपका मेंटेन करना होता है। तो आई थिंक एंटीजी से रिलेटेड चारों और सब चीजें मैं बता चुका हूं, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। नेक्स्ट चीज, एंटीजी का साइड इफेक्ट कौन सा है करके क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो एंटीजी का साइड इफेक्ट कौन सा है? तो आप सबको पता है, वेज़ोडाइलेशन होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस है कि नहीं? तो यस। तो जब भी एंटीजी दो तो आपको मेजर करना है क्या? वाइटल साइंस। क्या जब नेक्स्ट एंटीजी फर्स्ट डोज दे दिया, नेक्स्ट डोज देने वाले पेन तो कम नहीं हुआ लेकिन वो हाइपोटेंसिव हो गया, तो क्या नेक्स्ट डोज देंगे? क्या नहीं, अवॉइड करना है, तब डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो मेक श्योर करना वाइटल साइंस जरूर मेजर करें। आपका वाइटल साइंस में भी क्या? ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट उसका टिपिकल आपको क्या याद रखना है? तो हाइपोटेंशन जब होगा तो क्या होगा? हेडेक। तो हेडेक इज आल्सो साइड इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आई होप आपको आपका आंसर तो मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से रीड आउट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ डॉक्टर कॉल द नर्स to obtain the daily laboratory result of the client who is receiving the parenteral nutrition। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया गया है पेशेंट को, किस लिए? उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो यूजुअली डॉक्टर नर्स को कौन से इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में पूछ सकता है? तो which is the most important laboratory result for the nurse to present to the doctor। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, which is the correct answer? which is correct answer? ऑप्शन ए, आपको WBC काउंट चेक करने हैं। ऑप्शन बी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना है। ऑप्शन सी, ABG करवाना है। ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट लेवल चेक करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें, विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा आंसर बनता है, WBC काउंट कब करते हैं? यूजुअली किसको चेक करने के लिए करते हैं? तो सर इन्फेक्शन को। किसको चेक करने के लिए करते हैं? तो यस इन्फेक्शन को। आपका ABG लेवल, ABG आर्टेरियल ब्लड गैस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के लेवल को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में ऐसा कोई चांसेस नहीं बनता। हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट लेवल का, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई ब्लड लॉस नहीं है ना? तो वहां पे भी टोटल अपन तो न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। तो याद रखना TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, कौन कौन से रूट से यूजुअली लार्ज वेन यूज करते हैं? एक तो सेंट्रल लाइन से देते हैं, और दूसरा आ गया आपका पेरिफेरल लाइन, जो नॉर्मल आपके कैनुले से देते हैं। ठीक है,
सेंट्रल लाइन का जो वॉल्यूम होता है वो टिपिकली दो टाइप के टीपीएन होते हैं। सेंट्रल लाइन का वॉल्यूम यूजुअली होता है 1000 ml और पेरिफेरल लाइन का होता है 1400 ml ऑलमोस्ट। जब भी आप टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करो तो इसके साथ यूजुअली क्या एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसके साथ यूजुअली करते हैं क्या, इंसुलिन प्लस केसीएल। इंसुलिन के साथ क्या एडमिनिस्टर करते हैं, केसीएल। समझ में आ रहा है, केसीएल क्लियर है, क्योंकि टीपीएन के बाद पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा है। क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा है और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेजर करना चाहिए। ये टीपीएन जब एडमिनिस्टर करते हैं कितने आवर में एडमिनिस्टर करना है, 24 आवर। वो जो बैग्स कितने आवर तक, मैक्सिमम 24 आवर, और 24 आवर के बाद भी कुछ बच जाए तो उसको डिस्कार्ड करना है। क्लियर है, इसके बाद एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो ये हो गया आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से रीड आउट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद अ क्लोज्ड हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी जब आपका स्कल फट के बाहर आ गया है, क्लोज हेड इंजरी है ना, कोई विजिबल ब्लड लॉस नहीं है। ऑब्टेन एन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या आईसीपी से हर बार क्वेश्चन आता है। आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रीडिंग कितनी है, तो आपकी रीडिंग है 12 mm ऑफ Hg। कितनी है, 12 mm ऑफ Hg। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो रीडिंग जब 12 mm ऑफ Hg हो जाए तो क्या चीज देखनी है सर, 12 mm ऑफ Hg आ जाए तो आपको क्या चीज देखनी है सर, नॉर्मल आईसीपी कितनी है, 5 to 15 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg में यहाँ पे Hg क्या है, तो आप बताओगे सर मर्क्यूरी है। क्या है, मर्क्यूरी। हो सकता है सीवीपी आपकी cm ऑफ H2O में बता दे, cm ऑफ H2O हो तो 5 to 10 cm ऑफ H2O, cm ऑफ H2O 5 to 10 सेम रेंज सेंट्रल वीनस प्रेशर का भी होता है। क्लियर है, तो ये दोनों चीज याद रखना, पीछे यूनिट क्या दी है उसके बेस पे। तो अब 5 to 15 नॉर्मल रेंज है, इनकी कितनी है 12। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, नर्स क्या रिकॉग्नाइज करेगी, ऑप्शन ए द आईसीपी इज एलिवेटेड एंड द डॉक्टर शुड बी नोटिफाइड। आईसीपी एलिवेटेड हुई है क्या, 5 to 15 या 12 पेशेंट किया, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग। ऑप्शन बी द आईसीपी इज नॉर्मल, यस आईसीपी इज नॉर्मल, देयरफॉर नो फर्दर एक्शन इज नीडेड, इसलिए कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना है। ऑप्शन सी आईसीपी इज लो एंड द क्लाइंट नीड एडिशनल आईवी फ्लूइड, तो आईसीपी लो है क्या, नहीं है, आईसीपी तो विद इन नॉर्मल रेंज है। ऑप्शन डी द आईसीपी रीडिंग इज नॉट रिलायबल एंड ग्लास्को कोमा स्केल, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ गया सर, बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द हाइपरटेंशन, पेशेंट को केयर कर रहे हैं किसके लिए, पेशेंट को है हाइपरटेंशन। नर्स नोट द फॉलोइंग वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर इज 140/90। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, प्लस माइनस आप 20 कर सकते हो, तो ये 140/90 हाइपरटेंशन है, यस। पल्स, हाइपरटेंशन के साथ पल्स रेट भी 120 है, नॉर्मली 60 to 100 होती है, तो पल्स रेट भी यहाँ पे 120 तो बढ़ी हुई है। ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी यूजुअली 12 to 20 है, यहाँ पे रेस्पिरेशन भी ज्यादा है एडल्ट का। टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल है, यहाँ पे 100.8 है डिग्री फ़ारेनहाइट। द नर्स इनिशियल एक्शन शुड बी 2, तो एज ए नर्स क्या इनिशियल एक्शन आप करोगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कॉल टू डॉक्टर, ऑप्शन बी रीचेक द वाइटल साइन, ऑप्शन सी ऑब्टेन आर्टेरियल ब्लड गैस, ऑप्शन डी ऑब्टेन द ईसीजी। अब क्या होता है, आपने बहुत जगह पे क्लासेस शायद देखी होगी, तो यूजुअली क्या होता है वहां पे केस का सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो आपका आंसर भी चेंज हो जाता है, उसके बेस पे यूजुअली आंसर होता है। अब देखें कि यहाँ पे किसी केस में दे दिया सर ब्लड प्रेशर तो 140/90 है, लेकिन पल्स रेट 72 ही दिया होता है, पल्स रेट 72 और रेस्पिरेशन भी नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस पेशेंट में हाइपरटेंशन के साथ साथ पल्स रेट भी बढ़ी हुई है, पल्स रेट के साथ साथ और क्या बढ़ा हुआ है, तो सर उसका क्या रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन में आपको करना है कॉल टू द डॉक्टर। यहाँ पे अगर एक ही लेवल बढ़ा होता है तो हो सकता है कुछ ही एरर की वजह से बढ़ा होता है, तब आप क्या रीचेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में सब कुछ तो आपकी गलती से नहीं हो सकता है या मॉनिटर की गलती से नहीं हो सकता है ना,
तो ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी आपके रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What event occurring in the second trimester help the expectant mother to accept the pregnancy? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है 1 to 12 वीक, सेकेंड आपका हो गया 12 to 28 वीक, और थर्ड हो गया मतलब 13 to 28 हो गया 29 to 40 वीक। ये हो गई ट्राइमेस्टर, ये हो गई ट्राइमेस्टर ना। अब यूजुअली प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होता है, तो 11 kg, अगर स्पेसिफिक पूछ ले तो 11 to 14 kg तक लिख सकते हो, है ना। ये हो गया आपका वेट गेन, ये क्या है वेट गेन, एम आई राइट, यस। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली क्या होता है, लाइटनिंग होती है क्या, नहीं, लाइटनिंग तो आपकी 36 वीक के बाद होती है यूजुअली, है ना, 32 वीक के आफ्टर होती है। तो लाइटनिंग का मतलब है जब फीटस क्या हो जाता है, 36 वीक के बाद होती है, जब फीटस आपका क्या हो जाता है 2 सेंटीमीटर बिलो हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग, मतलब पेल्विस की ओर मूव करे, इस लाइटनिंग को और क्या बोलते हैं, तो सर वेलकम साइन, वेलकम साइन, क्लियर है। बलोटमेंट, बलोटमेंट मतलब आप बच्चे के पार्ट को फील कर पाओ, दैट इज नोन एज बलोटमेंट। स्यूडोसिस का मतलब है फॉल्स प्रेगनेंसी, आपको सभी वोमिट, मॉर्निंग सिकनेस लाइक अदर सिम्टम आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन देयर इज नो एनी साइन ऑफ द फीटस प्रेजेंट इन द वूम, क्लियर है। क्विकनिंग, क्विकनिंग तो क्विकनिंग का था फर्स्ट मूवमेंट फील बाय मदर, हेल्ड बाय मदर, उसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसे क्या बोलते हैं क्विकनिंग। तो आपका करेक्ट आंसर तो यही हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है क्विकनिंग, एम आई राइट, यस। समझ में आ रहा है, ओके चलिए, समझ में आ रहा है तो सब तक क्रोशिया एकेडमी को फैलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है स्क्रीन पे, A nurse is assessing the client with the Addison disease. Client को क्या है Addison disease for a sign of the hyperkalemia. किसके लिए hyperkalemia. The nurse expect to note which of the following if hyperkalemia is present. अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो क्या चीज हो सकती है, ऑप्शन ए पेशेंट को पॉलीयूरिया हो सकता है, ऑप्शन बी कार्डियक डिसरेथमिया हो सकता है, ऑप्शन सी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम हो सकता है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। यस यस ओके, क्या हो सकता है, शाबाश, तो आप बताओगे सर क्या हो सकता है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, तो अब एडिसन डिसीज क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो आप बताओगे सर डिक्रीज हो जाएगा क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या है, तो आप बताओगे सर ग्लूकोकोर्टिकोइड टिपिकली क्या है, स्टेरॉइड, क्लियर है। अब ये कहां से सिक्रीट होता है करके क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताओगे सर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड है, क्या है आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिकल ग्लैंड के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला दो होते हैं, तो ये कहां से सिक्रीट होता है, कॉर्टेक्स से, मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। अब दूसरी चीज, ये हो गया आपका एडिसन डिसीज। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड इंक्रीज हो जाए तो उसे कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो अब दूसरी चीज, इसमें क्या हो जाता है, तो सर सोडियम क्या हो जाता है, डिक्रीज, सोडियम डिक्रीज हो जाता है, उसे हाइपोनाइट्रीमिया बोलते हैं, और इंक्रीज होगा क्या, पोटेशियम, और इंक्रीज क्या होगा, तो कैल्शियम, किसमें, एडिसन डिसीज में। कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज अपन ने पढ़ा था कि KCl है ना, KCl को कभी भी आईवी बोलस नहीं देना है, नेवर गिव KCl आईवी बोलस, व्हाई, क्योंकि वो कार्डियक डिसरेथमिया हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए उसको स्लोली पुश करते हैं और नेवर गिव बोलस, उसको बोतल में डाल के ही देते हैं। अब क्यों, क्योंकि कार्डियक डिसरेथमिया हो सकता है,
तो सिंपल आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, कार्डियक डिसरेथमिया। तो जब भी पोटेशियम दे तो ये चीज मेक श्योर दे, क्लियर है, ये चीज मेक श्योर देना, नहीं तो नौकरी तो जाएगी, पेशेंट की जान भी जाएगी। दूसरी चीज, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल? 3.5 to 5.1 मिली इक्विलियम पर लीटर, है ना। 3.5 से लेस देन हो गया हाइपोकैलेमिया, 5.1 से मोर देन हो गया हाइपरकैलेमिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, when administrating the tuberculin skin test the nurse should insert needle at। जब भी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हो तो निडल को कितने डिग्री एंगल से इंसर्ट करेंगे? तो ये कौन सा रूट हो गया? तो आपका कौन सा रूट हो गया? क्या सबक्यूट रूट है क्या? नहीं, तो ये कौन सा रूट हो गया? इंट्राडर्मल। कौन सा? इंट्राडर्मल। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? मोंटॉक्स टेस्ट। क्लियर है, मोंटॉक्स टेस्ट। इसमें क्या यूज होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। जब ये मोंटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर उसका 10 mm से ज्यादा इन ड्यूरेशन हो जाए तो मोंटॉक्स टेस्ट क्या हो गया? नॉर्मल पेशेंट में पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पेशेंट एक्सपोज टू, इसको टीबी नहीं हुई है, पेशेंट एक्सपोज टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलाई। आप बस में बैठ के जा रहे थे, आपके साथ में पेशेंट जो एक्टिव टीबी वाला था, आप पास में था, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन हुआ, आपको भी टीबी से एक्सपोज हुआ। अब आपका मोंटॉक्स टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका मोंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये नहीं आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आप जस्ट एक्सपोज हुए हो, यहाँ पे आपको ट्रीट किया जा सकता है। वैसे ट्यूबरकुलोसिस को भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मोंटॉक्स टेस्ट के बारे में बता रहा था। दूसरी चीज, ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? तो स्पुटम कल्चर। क्या है? स्पुटम कल्चर। ये आपका इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री के एंगल से डालते हैं, डोज है 0.1 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट द क्लाइंट विद इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नीड सक्शनिंग? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो के बेस पे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस पेशेंट को इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना दी, अब कैसे पता लगाएंगे कि इस पेशेंट को सक्शनिंग की जरूरत है या नहीं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, यूजुअली 92 से अबोव आए तो नॉर्मल है ना। तो जब भी आपके कुछ दिक्कत है रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है। बी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट, यस, जब भी रेस्पिरेशन में कोई डिफिकल्टी टैकेप्निया हो जाता है। ब्रेथ साउंड आप ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से, आपको पता चलेगा कौन से लोब में क्या दिक्कत है। डी, एबीजी चेक करेंगे तो रिजल्ट बताएगा कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना सर ब्रेथ साउंड है। क्या है? ब्रेथ साउंड है। तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा सर? ब्रेथ साउंड। चलिए, तो सिक्रीशन जहां पे भरे रहेंगे तो वहां पे ब्रेथ साउंड की स्टेप क्रैकल्स फील होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। At home care nurse visits the pregnant client who has diagnosis of the mild preeclampsia। होम केयर नर्स प्रेग्नेंट क्लाइंट के पास गई है तो उसका क्या डायग्नोसिस है? माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया। Which assessment finding indicate worsening of the preeclampsia and need to notify physician। तो जब भी आप होम केयर विजिट के लिए जाओ, उसके माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया के सिम्टम है, तो कौन सा ऐसा सिम्टम है दैट इज द वर्जनिंग, और कंडीशन बेकार कर सकता है तो आपको फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करना है। ऑप्शन ए, यूरिन आउटपुट हैज इंक्रीज, जब भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी, डिपेंडेंट एडिमा हैज रिजॉल्व, डिपेंडेंट एडिमा हैज रिजॉल्व। ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एट द प्रीनेटल बेसलाइन, तो ब्लड प्रेशर आपके प्रीनेटल बेसलाइन प्रेगनेंसी से
पहले बेसलाइन थी वहां तक है। ऑप्शन डी, द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ द हेडेक एंड ब्लर विजन, क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है किसका, हेडेक और ब्लर विजन का। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। तो आप बताओ, यूरिन आउटपुट हैज इंक्रीज, तो ये टिपिकली कोई डेंजरस साइन नहीं है। डिपेंडेंट एडिमा हैज रिजॉल्व, तो डिपेंडेंट एडिमा अगर रिजॉल्व हो जाता है तो वो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर रीडिंग इज द प्रीनेटल बेसलाइन, ये भी नहीं होती। लेकिन क्लाइंट कंप्लेन ऑफ द हेडेक एंड ब्लर विजन, ये सिम्टम किसके हैं, ऑरा के। ऑरा के कौन सी, फर्स्ट स्टेज ऑफ द सीजर। तो जब प्री इक्लेम्शिया से पेशेंट इक्लेम्शिया की ओर मूव होता है तो वही तो सिम्टम है ये। तो मोस्ट वर्जनिंग है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Each time a client is scheduled for a therapy session, she develop headache and nausea. The nurse might interpret this behavior is. चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। कोई भी पेशेंट जब भी उसे थेरेपी का सेशन मिलने वाला है तब पर्टिकुलर सिम्टम शो करे विदाउट एनी फिजिकल प्रॉब्लम, तो उसे क्या बोलते हैं, साइकेट्री से रिलेटेड कन्वर्जन, रिएक्शन फॉर प्रोजेक्शन और सप्रेशन। तो इसे क्या बोलते हैं सर, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। क्या है, कन्वर्सन डिसऑर्डर है। जैसे बच्चा, यूजुअली एक एग्जांपल दूं कन्वर्जन डिसऑर्डर से, एक और डिसऑर्डर लेके, बच्चे को जब भी आपके एग्जामिनेशन आ जाए तो आपको बुखार चढ़ जाता है, बुखार रहता ही नहीं है लेकिन उसे बुखार जैसे सिम्टम प्रस्तुत करता है, उसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। A large muscle that separate the chest cavity from the abdominal cavity and help in the breathing, ये कौन सी मसल है, लैरिंग्स है, ट्रकिया है, डायफ्राम है या नन ऑफ द अबो। तो क्या लैरिंग्स है, क्या ट्रकिया है, क्या डायफ्राम है या नन ऑफ द अबो। तो आपकी लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और सिम्टम एक यूजुअली आ जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, लैरिंग्स कैंसर का, तो स्मोकिंग हो गया, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है कैंसर का, उसके लिए होर्सनेस ऑफ द साउंड, होर्सनेस ऑफ साउंड, ये याद रखना, अपन लेरिंग कैंसर में घुस गए थे, ठीक है। ट्रकिया हो गया, डायफ्राम हो गया, तो ट्रकियल रिंग 16 to 20 होती है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर कौन सा था सर, डायफ्राम, जो आपकी चेस्ट कैविटी और आपके एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, डायफ्राम। क्लियर है। इस कौन से शेप का होता है, तो डोम शेप। कौन से शेप का होता है, तो डोम शेप का। क्लियर है। एक और कभी कभी और दूसरी चीज, अब डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। क्लियर है। अब डायफ्राम से रिलेटेड एक और चीज बता दूं, एक और डायफ्राम का नाम कहीं पे आप सुनोगे तो कहां पे सुनोगे सर, कॉन्ट्रासेप्टिव में। कहां पे सुनोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव। मोस्ट कॉमनली किस में यूज किया जाता है, तो सर डायबिटिक वाले पेशेंट को कौन सा डायफ्राम सजेस्ट करते हैं। क्लियर है। तो याद रखना, ये यूज करने के बाद कितने आवर्स तक रखना चाहिए वही प्लेस पे, तो अप टू 6 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse has an order for medication to be administered intrathecally. The nurse is aware that medication will be administration by which method. तो अगर कोई ड्रग देना है और उसको इंट्राथिकली एडमिनिस्टर करना है तो कौन से मेथड से एडमिनिस्टर करना है, इंट्रावीनस, रेक्टली, इंट्रामस्कुलर और इनटू द सेरेब्रल स्पाइनल। तो इंट्राथिकली का मतलब है स्पाइनल कैनाल में, स्पाइनल कैनाल में। अब स्पाइनल कैनाल में भी कहां पे, सब अरेक्नोइड स्पेस में, सब अरेक्नोइड स्पेस में। किस में, सब अरेक्नोइड स्पेस में। क्लियर है। अब सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है, तो आपका CSF होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया, इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस। अब सब अरेक्नोइड में स्पेस में यूजुअली देखते हैं ड्यूरा अरेक्नोइड और पाया, ये किन से, मेनिंजस की लेयर है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि डीएमईआर की प्रिपरेशंस में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, नॉट इवन डीएमईआर, आपका अपकमिंग रिसेंटली एग्जाम में, तो आप किरोश एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको नर्सिंग में करियर बनाना, माइंड इट, 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वहां से कॉल करके अपने फ्यूचर बना चुके हैं, आपको भी बनाना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस, और कुछ अपडेट चाहिए वो भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए पेड बैच में ज्वाइन करना है, उसके लिए भी हम वेलकम करते हैं जी। तो आप नीचे दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए लिंक को एक फॉर्म भर के भी आप हमारी मेंटरशिप से जुड़ सकते हैं। हम कैसे आपका करियर बना सकते हैं उससे रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग सेशन। किरोश एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और ध्यान रखिए अपना, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।